Hello everyone, welcome to our channel P Talks and I hope you all are doing great. So this particular video is important for all the examinations जिसमें कि सब्जेक्टिव पेपर होता है. अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हमारी केमिस्ट्री की फील्ड में हम जियो साइंटिस्ट के एग्ज़ाम देते हैं जिसमें कि मेंस एग्जामिनेशन हमारा सब्जेक्टिव होता है. या फिर अगर हम बात करें पेटेंट ऑफिसर की तो उसमें भी जो मेंस एग्जामिनेशन होता है वो हमारा सब्जेक्टिव होता है. अब हम हमेशा ही नेट गेट की प्रिपरेशन करते हैं या फिर कोई और भी कॉम्पिटिटिव देते हैं इसके अंदर, तो वो मोस्टली एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं. तो सब्जेक्टिव वाला जब क्राइटेरिया आता है ना किसी भी पेपर में, तो हम डर जाते हैं कि पता ही नहीं भाई सब्जेक्टिव में तो इतना कैसे ही लिख पाएंगे, एमसीक्यू में तो एक ऑप्शन चार ऑप्शंस में से सॉरी चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमें दिख ही जाता है, तो वो इजी लगता है. बट ऐसा नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर भी आसान है. मुझे बहुत फोबिया था, जैसे ये वाली चीज़ है ना कि सब्जेक्टिव पेपर में हम ऐसा क्या लिखेंगे कि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाए. तो जैसे हम ग्रेजुएशन में या फिर अपने स्कूल टाइम में जैसे क्वेश्चन आंसर्स लिखते थे ना, तब एमसीक्यू थोड़ा ना होते थे. तो वैसे ही लिखना है, ठीक है. वही टीचर्स वैसे ही टीचर्स होते हैं चेक करने वाले. तो हम जस्ट एक देखने वाले हैं कि सब्जेक्टिव पेपर में हमें कैसे लिखना चाहिए, आंसर कैसे लिखना चाहिए ताकि थोड़े अच्छे मार्क्स मिल जाए. करेक्ट. आंसर तो सब लिख के आएंगे, बस थोड़ा सा होता है कि एक प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए. तो थोड़े होता है ना कि सुंदर हैंड राइटिंग के स्कूल में अच्छे मार्क्स मिल जाते थे, तो वैसे ही हमने देखना कि प्रॉपर एक तरीका कैसा होना चाहिए अगर हमें अच्छे मार्क्स चाहिए. तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज चूज योर क्वेश्चन वाइजली. देखो सबसे पहले क्या होता है, इससे पहले मैं बताती हूँ कि अगर मैं बात करूँ जीएसआई मेंस एग्जामिनेशन की, तो उसमें आपको मेरे पास मेरा क्वेश्चन पेपर है. तो इसमें आपको क्या होता है कि हर एक पेपर में अलग अलग सेक्शंस होते हैं. तो उसमें आपको चॉइसेस गिवन होती है, अटेम्प्ट एनी वन, दो क्वेश्चन दे देंगे तो उसमें से सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है. तो या फिर सेक्शन ए कंपलसरी होता है तो उसमें आपको सारे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं. तो हर एक पेपर का अलग है, किसी में 3 क्वेश्चन दे के फिर आपको बोलेंगे कि 2 अटेम्प्ट करने हैं. तो ये चीज़ होती है. लेकिन अब आपको करना क्या है कि सबसे मेन चीज़ आती है कि क्वेश्चंस चूज़ करना. ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि मेरे को किस पार्ट में कौन-सा अटेम्प्ट करना है, ताकि पहले आप उसको मार्क कर लो. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, चूज़ योर क्वेश्चन वाइज़ली. ओके. और आपको है ना वहाँ पे आंसर बुकलेट मिलती है. बुकलेट में क्वेश्चन पहले से ही रिटर्न होते हैं. तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके नीचे स्पेस मिलता है आपको. अगर मान लो क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि 5 मार्क्स, 10 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स, तो उसके अकॉर्डिंग अगर 15 मार्क्स का है तो आपको 3 पेजेस मिलेंगे. 3 पेजेस कैसे मिलेंगे, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, तो ऐसे ब्लैंक पेजेस मिलेंगे. तो आपको मतलब कि आपके पास इतना ही स्पेस है, इससे ज्यादा आपको आंसर शीट नहीं मिलने वाली. ना ही अगर ऐसा है कि आपको ब्लैंक पेपर दे देंगे और आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है. जो लिखना है इन्हीं 3 पेजेस पे लिखना है. ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहली बात आती है चूज योर क्वेश्चन वाइजली. मतलब कि टिक मार्क करना है कि हाँ आपको कौन से क्वेश्चंस ठीक आते हैं. मान लो 2 क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी है कि ये भी थोड़ा थोड़ा आता है, ये भी थोड़ा थोड़ा आता है, तो लिखना चूज कौन सा करना है जिसमें आप वो 2 पेजेस, जितना भी स्पेस है, जिसमें आप वो स्पेस भर पाओ. ठीक है, एक तो है कि एक क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट्स पता है, लेकिन वो 3 पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको ज्यादा पता भी नहीं है, तो आप सिर्फ क्या भर पाओगे, एक ही पेज भर पाओगे. लेकिन अगर दूसरे क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट्स पता है लेकिन उसमें कंटेंट आपको पता है काफी सारा, तो ऐसा है कि फर्स्ट पॉइंट आपने फर्स्ट पेज पे लिख दिया, सेकंड पॉइंट आपने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया. ठीक है, तो ये चीज, तो फिर आपको सेकंड वाला क्वेश्चन चूज करना है जिसमें आप वो स्पेस फिल कर पाओ. क्योंकि एग्जामिनर देखा अरे फर्स्ट पेज सेकंड पेज कुछ लिखा ही नहीं हो, तो थोड़ा थोड़ा सा एक इमेजिनेशन हो जाती है कि कम लिखा है, बेशक आपने पॉइंट्स लिखे हो. ठीक है, तो इसलिए थोड़ा स्पेस का भी ध्यान रखना है कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे अच्छे से 2-3 पेज में भर सकता हूँ. तो थोड़ा सा उस तरीके से भी देखना अगर 2 क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा. ठीक है, हमने क्वेश्चंस चूज कर लिए पूरे क्वेश्चन पेपर में. सेकंड है, अब हमने आंसर लिखना स्टार्ट करना है. ओके, आंसर हमारा होना चाहिए बिल्कुल कंसाइज. कंसाइज का मतलब क्या है, अगर अब आप पढ़ रहे हो, एनालिटिकल की बुक पढ़ रहे हो या फिर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, मेन तो एनालिटिकल,
तो उसमें क्या है, अगर आपने कोई भी टॉपिक उठाया, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन उठाइए, ठीक है, तो कोई भी आप लाइक ईडीटीए प्लस कोई भी मेटल का एग्जांपल ले लो, या फिर ऐसे बेस में आप एचसीएल और एनएओएच की टाइट्रेशन ले लो, आपको बहुत कुछ पता है, इजी है, ठीक है, आपको बहुत कुछ पता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी रामायण वहाँ पे लिख के आओगे। नो, आपको वो सारी चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। इम्पोर्टेंट चीजें कैसे हैं, मैं लाइक आई विल ट्राई कि इसके बाद एक आंसर लिख के दिखाऊं कि कैसे एक क्वेश्चन को लिखना है, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हमने लिखने हैं। तो सबसे मेन बात है, हमने पूरी रामायण नहीं लिखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है। अगर ये मान के चलो, अगर आप टीचर हो, किसी स्टूडेंट्स को सिखाना है, तो आप होता है ना कि पहले एक ब्रीफ सा आइडिया दोगे कि ऐसे ऐसे होता है, बेस एसिड होता है एनालाइट, फिर बेस हमारा टाइट्रेंट होता है, वो मिक्स करते हैं, फिर एक इंडिकेटर डालते हैं, वो कलर शो करता है। तो होता है ना कि एक बहुत ही ब्रीफ सा चीज, ठीक है, तो मतलब मेन पॉइंट्स बताने हैं। बीच की इज मतलब होता है ना कि स्टोरी नहीं बनानी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जितना लंबी स्टोरी बनाओगे इतने मार्क्स मिलेंगे, नहीं, पेज दे मतलब स्पेस दिया हुआ इन्होंने, तो स्पेस से ज्यादा आप कर नहीं पाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टोरी बनाने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट में अपने आए, वो आपके पास स्पेस ही नहीं बचा लिखने के लिए, फिर वहां पे आप मतलब कटिंग करते भी फिर अच्छे नहीं लगेंगे, उसके भी फिर मार्क्स ऑब्वियसली कट ही जाएंगे, ठीक है। तो फिर हमारा आंसर कंसाइज होना चाहिए। देन हमने पूरा आंसर हमारा जो है 3 पार्ट्स में फ्रेम करना है। 3 पार्ट्स में कैसे फ्रेम करना है, फर्स्ट पार्ट होना चाहिए हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हमने 2-3 लाइंस लिखनी है। अब ये बोलोगे कि हर आंसर में ऐसा होगा क्या, नहीं, हर आंसर में ऐसा नहीं होता मतलब होगा, जरूरी नहीं है। लाइक अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, तो उसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स में आप क्या इंट्रोडक्शन दोगे, राइट, उसमें तो जो भी गिवन है, मतलब हाँ, उसमें ये लिख सकते हो आप, गिवन क्या है, टू फाइंड क्या है, तो वो चीजें हुई, और फिर आपने आंसर मतलब अपना फॉर्मूला लिखा और आंसर स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन में हो जाएगा। बाकी मोस्टली चीज़ों में जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उसमें कोई भी रिएक्शन जाने वाली है या कुछ भी लिखा है, तो आप स्टार्टिंग के 2 लाइन डिफाइन कर सकते हो जो क्वेश्चन में आपने पूछा है। ओके, द zero reaction between this and this can the mechanism of zero reaction between this and this can be as followed, ठीक है, तो ये 1-2 लाइन मतलब 1 लाइन 2 लाइन आप लिख सकते हो। तो वो हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक है। सेकंड है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में अगर आप कुछ डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, तो डिफाइन कर रहे हो तो सबसे चीज है उसमें आपको क्या है, अंडरलाइन भी करनी है वो चीज, ताकि पता चल जाए। ये नहीं है कि अगर 3 लाइन की लिखी है तो मतलब टीचर है पढ़ता रहे उसको, नहीं, मतलब अंडरलाइन वाले वर्ड को देखते ही एकदम से इम्प्रेस हो जाए, हाँ बढ़िया बात लिखी है। नेक्स्ट है मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स क्या है, मतलब अब मेन पॉइंट्स इन द सेंस कि कोई भी चीज आपसे पूछिए, मतलब आपको थियोरी लिखनी है बेसिकली, तो थियोरी लिखनी है तो ऐसा नहीं है कि आपने, मान लो आपका ये पेज है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 लाइन इंट्रोडक्टरी लिखी, फिर उसके बाद आपने यहाँ से एक डॉट लगाया, लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए पूरा पेज भर दिया, नहीं, इतनी मतलब होता है ना कि बहुत ऐसा लग जाता है कि आप किसी भी नोटबुक, आप किसी दूसरे स्टूडेंट की भी नोटबुक ऐसे पढ़ोगे कि भाई कहानी लिखी हुई है, ऐसा नहीं करना। उस पूरी स्टोरी को आपने बिल्कुल ही क्या लिखना है, सुंदर तरीके से बना देना है। 2 लाइन लिखी, फिर एक पॉइंट लिखा, फिर इसमें 2-3 लाइन लिख दी, ठीक है, मेन सी, फिर दूसरा पॉइंट लिखा, फिर ऐसे। तो ऐसे आपने बुलेट पॉइंट्स बना के चलने हैं। फिर बुलेट पॉइंट्स में अगर आप ये वाली 3-4 लाइनें लिख रहे हो, इसका भी एक होता है ना कि एक मेन लाइक टाइटल टाइटल या फिर टॉपिक बोल दो, या फिर होता है कि हेडिंग बोल दो, तो एक वो हेडिंग आप लिख सकते हो ब्लैक पेन से, और फिर वो आप 3-4 लाइन में लिख सकते हो, फिर एक हेडिंग, फिर 3-4 लाइनें, फिर एक हेडिंग। हेडिंग इन द सेंस वो बड़े वाला टाइटल नहीं, छोटी सी चीज। मैं कोई आंसर लिखूंगी तब मैं आपको बताती हूँ। फिर है बुलेट पॉइंट्स बना सकते हो, या फिर नंबरिंग डाल सकते हो, जो आपका मन करे। देन है कंक्लूजन। कंक्लूजन अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में कंक्लूजन हो, या फिर ऐसा तो है नहीं कि हमसे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पूछे कि हम कंक्लूजन। कंक्लूजन वैसे मैंने गलती लिख दिया ये वर्ड यहाँ पे केमिस्ट्री में तो क्या ही लिखेंगे। तो मेनली भाई क्या रिजल्ट आया है, क्या आंसर आया है, जैसे कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें हम, तो कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसका कुछ ना कुछ तो आंसर आया होगा।
तो वो क्या करना है, आपने लास्ट लाइन में जो भी पूछा है, या फिर एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन पूछी है, या फिर कोई भी रेट कांस्टेंट निकालना पूछा है, कुछ भी पूछा है, लास्ट एक लाइन लिखोगे, आंसर आया, उसकी यूनिट्स अच्छे से ध्यान से लिखनी है, यूनिट्स जरूर मेंशन करनी है, और उसको फिर आप अपने पेन से, दूसरे पेन से, लाइक ब्लू से कर रहे हो तो ब्लैक पेन से आप उसको मतलब अच्छे से बुलेट, मतलब बुलेट बोल रही हूँ, ऐसे सर्कल कर देना है या फिर मार्क कर देना है, ठीक है, स्क्वायर बना देना है। ओके, देन है नेक्स्ट है नेसेसरी डायग्राम्स। नेसेसरी डायग्राम्स मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि यार इसमें एक ये डायग्राम बन सकता है, ठीक है, मे बी आपने नोटबुक में नहीं बना रखा हो या फिर नहीं देखा हो, लेकिन आप इमेजिनेशन से आप सोच सकते हो कि यार ये चीज है ना, डायग्राम से हम डिपिक्ट कर सकते हैं, तो आपको जरूर से जरूर डायग्राम बनाना है। जितना डायग्राम बनाओगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्या है, इतनी सारी आंसर शीट्स आएंगी टीचर्स के पास, अगर वो हर एक की कहानी पढ़ने लग जाएंगे तो क्या पता थोड़े मार्क्स में कंजूसी कर जाए। लेकिन डायग्राम देखते यार इस बच्चे ने सही लिखा है, डायग्राम भी अच्छे से लेबल किया हुआ है, डायग्राम से ही अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर समझा सकते हो बेस्ट है, ठीक है, फिर वो आपका पढ़ेगा ही नहीं, अगर लिखे हुए में एक दो चीजें गलत भी लिखी हुई हैं तो भी चल जाएंगी, क्योंकि वो डायग्राम देखते ही आपको आंसर दे देगा। तो इसलिए जरूर से जरूर डायग्राम बनाना है, और ट्राई करना उस डायग्राम में मेन मेन चीज आप लेबल कर दो, जो आंसर क्वेश्चन में पूछा है, मोटी मोटी चीजें वो आप उसको लेबल कर दो, अगर डायग्राम में कर सकते हो तो। अदरवाइज लिखनी है तो ऑब्वियसली लिखनी ही पड़ेगी, अगर डायग्राम से नहीं कर सकते तो। नेक्स्ट इज अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जितना भी आप पूरा क्वेश्चन पेपर लिखने वाले हो, पूरी आंसर लिखने वाले हो, उस आंसर में आंसर लिखा, ठीक है, फिर ब्लैक पेन उठाना, ऐसा नहीं है कि लिख रहे हो फिर ये ब्लैक पेन उठाया, फिर लिख रहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा फिर ब्लैक पेन, नहीं, पूरा आंसर लिख लो फिर उठाना ब्लैक पेन, अच्छा ये अंडरलाइन, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुंदर सजा सजा के, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलने वाला, बस जल्दी जल्दी से ऐसे थोड़ा थोड़ा जो भी मेन पॉइंट्स हैं ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना। नेक्स्ट इज हैंड राइटिंग। देखो हैंड राइटिंग तो ऑब्वियसली अगर आप सब कुछ आता है आपको, बट सामने वाला आपका आंसर समझ नहीं पा रहा, तो फिर ऑब्वियसली वो तो यही समझेगा ना, पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, या फिर ऑब्वियसली उसको सही तो नहीं मानेगा वो, है ना। तो इसलिए हैंड राइटिंग का मैं ये नहीं बोल रही कि इस एज में आके हमारी मोती जैसे हम अक्षर छाप सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, बट हाँ आप ये जरूर ट्राई कर सकते हो। आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बुरी है तो अभी से पहले एक तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, दूसरी बात थोड़ा सा खुला खुला लिखना। एक तो होता है ना कि जुग 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 ऐसे 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 नहीं, मान लो पारुल लिखना है, ठीक है, एक तो पारुल लिखा जाए ये, ठीक है, एक लिखा जाए, है ना, तो थोड़ा सा खुला खुला स्पेस बना के लेटर्स के बीच में थोड़ा लिखना, ताकि एक एक लेटर टीचर को समझ में आ जाए। एटलीस्ट आपने क्या लिखा हुआ है इतना आइडिया उस टीचर को हो जाना चाहिए, तो एटलीस्ट रीडेबल हैंडराइटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फिल योर पेज, मतलब कि जितना स्पेस आपको मिला है ट्राई करना आप वो पूरा भर के आओ। भर के आओ इन दी सेंस ऐसे नहीं है कि गाने लिखा हो या कुछ, तो आप जो भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड आपको कुछ नहीं आ रहा तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप, मतलब होता है कि ऑब्वियसली अगर आपने प्रीलिम्स किया है, नेट गेट की भी तैयारी की होगी, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आइडिया उसका बारे में होगा। तो ट्राई करना कि फिल योर पेज, ओके, जितना स्पेस गिवन है उसको फिल करना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन का लाइक फॉर्मेट बना के दिखाती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमने कैसे लिखना है, ओके। अब देखो एक इनऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल कंपाउंड सेटिस्फाई द 18 इलेक्ट्रॉन रूल और नॉट। ये ना 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें 5 पार्ट्स हैं, FeCO5, CrCO6, Mn2CO10, CO2, CO8, निकल टेट्राकार्बोनिल, ठीक है। 15 मार्क्स का देखते ही हमारे दिमाग में हो जाता है 15 मार्क्स का है मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और हम इसमें पता ही नहीं क्या क्या लिख दें। अब आप ये बताओ, इसमें कुछ नहीं लिख सकते, सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन रूल ही तो काउंट करना है। तो 5 पार्ट्स हैं, मतलब एक पार्ट 3 मार्क्स का है, राइट, 3 5 15, तो 3 मार्क्स में हम ये नहीं है कि हमें एक पेज भरना है, वहाँ पे स्पेस ही नहीं मिलेगा आपको इतना, तो आपको सिर्फ एक पार्ट में क्या करना है, लाइक फर्स्ट पार्ट ये है, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन बाय आयरन 8 इलेक्ट्रॉन, 5 कार्बोनिल, 5 इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इजिकल टू 10 इलेक्ट्रॉन, देन टोटल होगा मैं 18 इलेक्ट्रॉन रोल। तो फिर नेक्स्ट लाइन ब्लैक पेन से लिख देना, FeCO5 सेटिस्फाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल। सिमिलरली क्रोमियम CO6 का भी सेम 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, और फिर CrCO6
सेटिस्फाई 80। ऐसे ही पांचों पार्ट्स को लिखना है आपको। हार्डली आपको कितना टाइम लगेगा इसमें, लाइक 5 मिनट्स आई थिंक सो। तो 15 मार्क्स देख के आप ये मत सोचना कि नहीं हमें कुछ थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, ऐसे तो एग्जामिनर सेटिस्फाई नहीं होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना, इतने से एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाएगा, 15 के 15 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें हमें मे बी थ्योरी लिखनी हो। अब देखो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बहुत ही इजी वाला एग्जांपल ले रही हूँ जिसमें आपको बहुत कुछ आता है, ताकि आपको ऐसा ना हो कि जिसमें इतना कुछ आता है फिर हम इसमें इतना थोड़ा क्यों लिख रहे हैं। एक्सप्लेन कैटालिटिक साइकिल ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑल्फिन्स बाय विल्किंसन कैटलिस्ट। तो इसमें नो डाउट आपको सब कुछ आता होगा, है ना, और 10 मार्क्स का है। अब 10 मार्क्स में हमें कितना कुछ लिखना है, हमें स्टार्टिंग में जस्ट इसका क्या लिखना है, क्या होता है, इसका नोमेनक्लेचर क्या है। देखो बिल्कुल ही होता है ना कि बिल्कुल नोट्स जैसे हम बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, वैसे ही लिखना है हमने। इट इज़ 16 इलेक्ट्रॉन स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। एक ही लाइन में हमने 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। तो ये नहीं है ना इनको ही 3 पॉइंट्स बना दें, इट इज़ 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, इट इज़ अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इट इज़ अ डायम, नो, एक ही लाइन में। देन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस, देन इट डज नॉट अफेक्ट अदर फंक्शनल ग्रुप्स लाइक NO2CR। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, इसके बारे में थोड़ी सी आपने बता दी। इसके बाद हम इसकी कैटालिटिक साइकिल देखेंगे। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा सा है तो इसके मतलब इरेज करके मैं वो लिखती हूँ। अभी हम कैटालिटिक साइकिल बनाएंगे। तो लाइक आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद है कैटालिटिक साइकिल लिखो ब्लैक पेन से, उसके बाद जो भी पूरी साइकिल होती है, एंड देन यहीं पे एरो बना के जो स्टेप है वो मेंशन कर दो। हर मेटल की स्टेज की ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कितने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, देन यहाँ पे जो लिगेंड माइनस हो रहा है लाइक। और एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन भी कर देना, इसके सबसे नीचे लिख देना चाहे लाइक L इज़ PPH3। ठीक है, जो आपने लिखा है, क्योंकि बार बार L लिखोगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए सबसे नीचे लिख देना L इज इक्वल टू PPH3। देन ये है मेटल की वही ऑक्सीडेशन स्टेट, इस स्टेप पे क्या हो रहा है। देन ये माइग्रेटरी इंसर्शन है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। देन ये कट करके दिखा देना कि हाँ ये दोनों चीज़ क्या जा रही हैं बाहर, रिडक्टिव एलिमिनेशन से ये हमारा बाहर हो गया, फिर हमारा टी शेप बन गया, और ये फिर प्लस PPH3 होके वापस से रीजनरेट हो गया। तो इतना भी कर दोगे ना तो आप सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि आपको फिर से स्टेप्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, नहीं, इतना कर दोगे, स्टार्टिंग वाला थोड़ा लिख दोगे, 10 के 10 मार्क्स मिल जाएंगे आई एम श्योर। क्योंकि मुझे याद है ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट अटेम्प्ट किया था, स्टार्टिंग वाला मैं कुछ नहीं लिख पाई थी जो मैंने पहले लिखा, उसके बाद जस्ट मैंने ये बनाई साइकिल, ये ही स्टेप्स लिखे बस। और मैं तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर कितने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है ये भी नहीं लिख पाई थी, जस्ट साइकिल बनाई एंड देन स्टेप्स का नाम लिखा, कहाँ पे क्या हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो सिर्फ ऐसे करना है। और अगर लाइक ये तो चलो साइकिल थी, अगर साइकिल नहीं है तो आपको क्या करना है, कोई भी अगर पॉइंट वाला है तो आपने कोई स्टार लगाया, देन आपने हेडिंग लिखी, फिर उसके जो भी 3-4 लाइनें लिखी, फिर से एक हेडिंग लिखी, देन फिर से 3-4 लाइन लिखी, फिर से एक हेडिंग लिखी, हेडिंग, फिर से 3-4 लाइन, बस ऐसे ही करके आपने पूरा स्पेस कवर कर देना है। और आई थिंक ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज़। तो इतना कर लोगे ना, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के जाने वाले हो इतना सारा, लेकिन आप लिख पाओगे सिर्फ इतना सारा। ठीक है, तो ये चीज़ मत डरना कि पता ही नहीं कितना कुछ लिख देंगे, क्योंकि कैटालिटिक साइकिल में आप और भी चीज़ें नीचे थियोरी फिर से लिख सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं होगा, टाइम होगा बहुत कम टाइम होगा, तो ऑब्वियसली आप लिखना भी आपको कम ही है। तो आप ये मत सोचो कि कितना सब कुछ है यार पढ़ने को, कैसे लिखेंगे, नहीं, उसको पढ़ो, बेशक आप पढ़ने बहुत वाले हो, लेकिन वहाँ पे लिखना आपको थोड़ा थोड़ा ही है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम कितना ही लिखेंगे, नहीं, जितना वही 2 पेजेस या 1.5 पेज प्रोवाइडेड होता है सिर्फ उतना ही लिखना है, और उस टाइम दिमाग में उतना ही आता है। ओके, तो आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट लाइक हाउ टू राइट अ सब्जेक्टिव आंसर। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।